नमस्ते। चलिए आज चलते हैं इंडिया की आज़ादी की लड़ाई के एक ऐसे तूफानी दशक में जब सड़कों पर एक अलग ही जोश था। लंदन में बातचीत की कोशिशें हो रही थीं और पूरा देश अपने आने वाले कल के लिए लड़ रहा था। तो शुरू करते हैं 1927 से 1939 का ये ज़रूरी सफ़र। तो सोचिए जरा, साल था 1927। सब कुछ चल रहा था, पर अचानक ऐसा क्या हो गया? एक ऐसी घटना जिसने पूरी आजादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया और पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। इसी सवाल से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। और इस पूरे बदलाव की जड़ थी अंग्रेजों का एक फैसला, जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये एक ऐसा कदम था जिसने जैसे प्रोटेस्ट की आग में घी का काम किया। तो आखिर ये साइमन कमीशन था क्या? देखिए, 8 नवंबर 1927 को लॉर्ड बर्किनहेड ने इसका ऐलान किया। आसान भाषा में, ये सर जॉन साइमन के अंडर 7 ब्रिटिश एमपीज की एक टीम थी। उनका काम इंडिया आकर 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करना और ये बताना कि इंडिया में आगे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब स्लाइड पर देखते ही प्रॉब्लम बिल्कुल साफ नजर आ जाती है। एक तरफ था ब्रिटिश एक्शन, एक ऑल वाइट कमीशन, मतलब इंडिया के फ्यूचर का फैसला करने वाली टीम में एक भी इंडियन मेंबर नहीं। और ऊपर से लॉर्ड बर्किनहेड ने तो सीधे सीधे कहकर बेइज्जती कर दी कि कोई भी इंडियन इस काम के काबिल ही नहीं है। और इसका जवाब, पूरे देश से एक ही आवाज गूंजी, नेशन वाइड बॉयकॉट। जब ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा तो हर तरफ बस एक ही नारा था, साइमन गो बैक। पर बात सिर्फ प्रोटेस्ट की नहीं थी। असली जवाब तो अब आने वाला था। एक ऐसा जवाब जो अंग्रेजों को दिखा दे कि हिंदुस्तानी अपना संविधान खुद लिख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत था नेहरू रिपोर्ट। याद है लॉर्ड बिरकनहेड का चैलेंज? उसको सीधा एक्सेप्ट किया गया। मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में एक कमेटी ने अगस्त 1928 में इंडिया का पहला बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। लेकिन यहीं पर आपसी मतभेद भी सामने आ गए। मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और जिन्ना ने इसके जवाब में अपने मशहूर 14 पॉइंट्स पेश किए। इसके ठीक बाद साल के आखिर में दिसंबर 1929 जगह थी लाहौर। यहाँ कांग्रेस का सेशन हुआ जो इतिहास बनाने वाला था। इस सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू और यहाँ जो फैसला लिया गया उसने आज़ादी की लड़ाई का मकसद ही बदल डाला। और इस सेशन की आत्मा को नेहरू जी के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने साफ कहा, आज हमारा एक ही लक्ष्य है, आज़ादी। और हमारे लिए आज़ादी का मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूरी तरह मुक्ति है। यहीं इसी मंच से पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को आज़ादी की लड़ाई का ऑफिशियल गोल बना दिया गया। अब मांग सिर्फ रिफॉर्म्स की नहीं, पूरी आज़ादी की थी। अब पूर्ण स्वराज का ऐलान तो हो चुका था, पर यह सिर्फ एक कागज का प्रपोजल था। इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसे जन आंदोलन कैसे बनाया जाए? और इसका जवाब मिला एक ऐसी चीज में जो हर हिंदुस्तानी के घर में थी, नमक। तो दांडी तक का सफर शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसके आसान से 3 स्टेप्स थे। स्टेप 1, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को 11 मांगों का एक अल्टीमेटम भेजा, जिसमें सॉल्ट टैक्स हटाना एक बहुत बड़ी मांग थी। स्टेप 2, अंग्रेजों ने जैसा कि उम्मीद थी इन मांगों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। और स्टेप 3, बस फैसला हो गया। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का ऐलान कर दिया और शुरुआत होगी नमक कानून तोड़कर। और इस आंदोलन का चेहरा बनी दांडी मार्च। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 241 माइल्स। ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था, ये 241 मील की यात्रा थी जो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 फॉलोअर्स के साथ शुरू हुई। सोच के देखिए, 24 दिन का पैदल सफर जो आज़ादी की लड़ाई का एक अमर हिस्सा बन गया। दंडी मार्च सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में इनकलाब की आग लगा दी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान के रेड शर्ट्स थे, तो तमिलनाडु में सी राजागोपालाचारी ने मोर्चा संभाला। मणिपुर की रानी गाइडनल्यू से लेकर धरसना में सरोजिनी नायडू तक पूरा देश उठ खड़ा हुआ। अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर ने तो धरसना के सत्याग्रह के बारे में लिखा कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना असरदार मंजर कभी नहीं देखा था। एक तरफ हिंदुस्तान की सड़कों पर यह सब हो रहा था, तो दूसरी तरफ हजारों मील दूर लंदन में नेगोशिएशंस की टेबल सज रही थी। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पर। इस टाइमलाइन को आराम से समझिए। नवंबर 1930 में हुई पहली कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने बॉयकॉट किया तो वो फेल हो गई।
फिर मार्च 1931 में हुआ गांधी-इरविन पैक्ट। ये एक तरह का टेम्पररी सीज़फायर था। इसके बाद गांधी जी अकेले कांग्रेस की तरफ से सितंबर 1931 में दूसरी कॉन्फ्रेंस में गए, लेकिन वहां भी कोई नतीजा नहीं निकला और आखिर में तीसरी कॉन्फ्रेंस, जिसे कांग्रेस ने फिर से बॉयकॉट किया। इन सब का हासिल बस एक वाइट पेपर, यानी आगे के कानून के लिए ब्रिटिश सरकार का एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट, बस। और ब्रिटिश हुकूमत का असली चेहरा कैसा था, वो विंस्टन चर्चिल की इस एक लाइन से साफ हो जाता है। जब गांधी जी दूसरी कॉन्फ्रेंस में गए तो उन्होंने गांधी जी को एक देशद्रोही वकील जो अब अदनंगा फकीर बनकर घूम रहा है कहा। ये उनकी सोच थी। इससे साफ था कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला था। देखिए, एक लड़ाई तो अंग्रेजों से चल ही रही थी, लेकिन आज़ादी के आंदोलन को एक और फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा था, और वो फ्रंट था अपने ही देश के अंदर की तकरार का। यहाँ देखिए अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक मास्टर स्ट्रोक, कम्युनल अवार्ड। अगस्त 1932 में ब्रिटिश पीएम ने ऐलान किया कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेंगे। इसका मतलब था कि उनके नेता सिर्फ उन्हीं के वोट से चुने जाएंगे। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश समझा और यरवदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर क्या हुआ? नतीजा निकला पूना पैक्ट। गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच एक ऐतिहासिक समझौता, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खत्म किया गया और उसके बदले रिजर्व सीट्स 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं। इतने सारे संघर्ष, प्रोटेस्ट और समझौतों के बाद 1930s का दशक अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था और अब आज़ादी की लड़ाई एक नई फेज में एंटर कर रही थी, लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स के फेज में। तो इस पूरे दशक के संघर्ष का रिजल्ट क्या निकला? देखिए, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। इसके बेसिस पर 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए और इसमें कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। 11 में से ज्यादातर प्रांतों में उन्होंने सरकार बनाई। ये सरकारें 28 महीनों तक चली और ये पहली बार था कि इंडियंस को लिमिटेड ही सही पर गवर्नेंस का अनुभव मिला। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब पावर आती है तो साथ में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, और इस बार टकराव था आज़ादी की लड़ाई के दो सबसे बड़े चेहरों के बीच, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। हुआ ये कि 1939 के त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे। एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ गांधी जी के कैंडिडेट पट्टभी सीतारमैया। बोस जीत गए। इस पर गांधी जी का ये स्टेटमेंट, सीतारमैया की हार उनकी नहीं मेरी हार है, इसने साफ कर दिया कि आज़ादी के रास्ते पर दो अलग अलग सोच टकरा रही हैं। इसके बाद जो हुआ वो भी ऐतिहासिक था। बोस ने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े हुए? 1930 के इस तूफानी दशक ने आज़ादी की मंजिल को यकीनन करीब लाया, लेकिन जब कांग्रेस पहली बार पावर में आई तो आज़ादी की राह आसान होने के बजाय अंदर के मतभेद और भी गहरे हो गए। तो सवाल ये है कि ये एक जीत थी या आने वाले एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी? इस पर सोचना जरूरी है।